नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीटीपी से रिलेटेड, जो आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो है एक तरीके से यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने जो है कुछ वीडियोस पहले भी डाली हुई हैं, उन क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज हमने जो है टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस डाले हैं, उनको आप कर सकते हैं। और आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो DSSB वाले हों या सीटेट वाले हों या फिर केवीएस वाले हों, इन सभी का जो निचोड़ है हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है आज करीबन 50 के समथिंग क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे भी कंटिन्यू इस सीरीज़ को रखेंगे। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें बच्चा एक पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू कर देता है और वह जाना जाता है। मतलब किस स्टेज में बच्चा जो है एक पदार्थ या घटना के बारे में अपना जो तार्किक चिंतन है वो शुरू कर देता है? तो संवेदना प्रेरक स्थिति में, कौन सी में? संवेदना प्रेरक स्थिति में, या फिर पूर्व क्रियात्मक स्थिति में, एक सेकेंड, और ये पूर्व क्रियात्मक स्थिति में, या फिर पूर्ण क्रियात्मक स्थिति में, या फिर दृढ़ क्रियात्मक स्थिति में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्याजे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्याजे ने जो है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो है 4 स्टेजेस के बारे में बताया है। पहली कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी है कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, तो जो बच्चे का जो चिंतन है वो मतलब बच्चे का जो तार्किक चिंतन है घटनाओं के बारे में, पदार्थों के बारे में, मतलब जिन चीज़ों को, कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर के, मतलब जिन चीज़ों को वो देख सकता है, मूर्त चीज़ों को मतलब मूर्त चीज़ों के बारे में जो बच्चे के अंदर जो चिंतन आ जाता है वो कब आता है? वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कौन सी अवस्था है? तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो ठीक होगा। कौन सा होगा? इसका जो फोर्थ है, एक सेकेंड, इसका जो फोर्थ आंसर होगा वो ठीक होगा। कौन सा? ये दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। इसे ही हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने देता है। कुछ एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करते हैं, और अभिभावक इसे पसंद नहीं करते हैं। और इस परिस्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा है हमारा? अभिभावक प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत करे, मतलब जो माँ बाप है उस शिक्षक की प्रिंसिपल से शिकायत करें। या फिर ऑप्शन नंबर 2 है कौन सा? अभिभावक को अपने बच्चों का अनुभाग बदलने के लिए प्राचार्य से अनुरोध करें। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या है? अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखें और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करें। या फिर ऑप्शन नंबर 4, अभिभावक एक सेकेंड, ये अभिभावक बच्चे को विद्यालय से निकाल लें। अभिभावक जो है अपने बच्चे को अध्यापक से, मतलब वहाँ से स्कूल से निकाल लें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखेगा और शिक्षक से जो समस्या है, जो बच्चा समस्या फेस कर रहा है, उसके बारे में चर्चा करेगा कि कहाँ पर समस्या है और क्या हम और तुम किस तरीके से उस बच्चे की समस्या का निपटारा कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता? क्या? अधिगम की प्रक्रिया की जो विशेषता है वो नहीं माना जाता। अधिगम लक्ष्य उन्मुख होता है। अधिगम, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, अधिगम जो है लक्ष्य उन्मुख होता है। और ऑप्शन नंबर 2 है, नए सीखना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। नए सीखना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। या फिर शैक्षिक संस्थान ही मात्र ऐसे स्थान है जहाँ पर अधिगम होता है। या फिर अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता। इसमें जो है नहीं के बारे में पूछा है। क्या? ये नहीं जो वर्ड है इस पर भी आपको ध्यान देना है, अगर मतलब एक तरीके से फोकस्ड होकर के एग्जाम में बैठना है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे पूछा ही वो गया है कि कौन सा कथन होगा जो अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, शैक्षिक संस्थान ही मात्र ऐसे स्थान है जहाँ पर अधिगम होता है। ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि शैक्षिक स्थान ही, मतलब जो स्कूल्स वगैरह है या फिर इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसा नहीं है जहाँ पर बच्चे का अधिगम होता है। बच्चा जो है लर्निंग जो है कहीं से भी कर सकता है, किसी भी चीज़ों के बारे में। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आकलन को उपयोगी और रुचिकर आकलन को उपयोगी और रुचिकर एक सेकेंड आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय तथा सह विद्यालय सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में, पृष्ठ पोषण देने के लिए तकनीकी परिभाषा का प्रयोग करने में, या फिर अलग अलग छात्रों में तुलना करने में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों की बुद्धिमान तथा औसत शिक्षार्थियों के रूप में पहचान करने में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 1। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा विद्यालय तथा सह विद्यालय सीमाओं में क्षेत्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? एक शिक्षक को अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर है सामान्य मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, कौन कौन से हैं? सामान्य मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, या फिर शैक्षिक समाजशास्त्र, या फिर सामाजिक दर्शन शास्त्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है? सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो रेखाचित्र एवं चित्रकारी में बहुत दक्ष हो। रेखाचित्र और चित्रकारी में बहुत दक्ष हो, मतलब कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो रेखा चित्रण और चित्रकारी में बहुत दक्ष हो, अत्यधिक बुद्धिशाली हो, या फिर जांच परीक्षाओं में निरंतर अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है, या फिर पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया कि मतलब बच्चा एक्टिव है। यहाँ पर जो बच्चा अपने 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 व्यू के अकॉर्डिंग जो है समस्या का समाधान कर रहा है। ठीक, ना कि बच्चा यहाँ जो बच्चे को क्रिएटिविटी से जोड़ा गया है यहाँ पर, ना कि एक तरीके से पैसिव लर्नर बताया गया है। यहाँ पर जो बच्चे को एक्टिव करके दिखाया गया है कि बच्चा जो है पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का जो स्थानांतरण हो सकता है वो शून्य हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, या फिर नकारात्मक हो सकता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो शिक्षा का स्थानांतरण हो सकता है वो सभी तरीके से हो सकता है, चाहे वो या तो वो शून्य भी हो सकता है, एक सेकेंड, ये या तो वो शून्य भी हो सकता है और नकारात्मक सकारात्मक, मतलब सभी तरीके से जो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने या याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने या फिर याद करने में सहायता महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कक्षा अनुदेश हेतु सुविधाजनक शुरुआत है। ठीक, या फिर पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। पुराने पाठों को दोहराने का यही प्रभावपूर्ण तरीका है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है और इसे अधिगम को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है। तो हमें जो है बच्चे को जो है याद करने पर फोकस नहीं कराना है, उसकी रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है। उसे क्या है, उसे एक तरीके से एक्टिव बनाना है, मतलब जिससे कि वो बच्चा अपने ज्ञान की खोज स्वयं से कर सके, एक्टिव होकर के ज्ञान को ग्रहण कर सके। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि जो पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव उन अनेक प्रश्न पूछने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए, या फिर यथासंभव अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या? शिक्षार्थियों को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब शिक्षक द्वारा जो पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने के लिए, बट हमें जो है एक तरीके से मेमोरी या फिर रोट लर्निंग पर तो फोकस करना ही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही आंसर होगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें
तोड़कर अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? मोहन को कभी खिलौनों से नहीं खेलने देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक, तो हमें क्या है, बच्चे को एक्टिव रहने पर ज़्यादा जोर देना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही आंसर होगा। उसके स्वभाव को हम प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में दिशा प्रदान करेंगे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। बालक के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को मदद मिलती है। बालक के एक सेकेंड, बालक के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक को मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान करने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। क्या, शिक्षार्थी की आर्थिक या सामाजिक स्थिति की पहचान करने में, ये ऑप्शन 2 नंबर बताया गया है। या फिर आगे की बात करें हम, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए या युक्ति संगत सिद्ध करने में, या फिर शिक्षार्थियों के अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षार्थियों के अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही आंसर होगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों से सृजनात्मकता का पोषण करेगा? क्या जो है शिक्षार्थियों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा? विद्यालय जीवन, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है मतलब। ठीक, तो क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को पोषण करेगा, मतलब क्या जो है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यालय जीवन के आरंभ से ही लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देना। विद्यालय जीवन के आरंभ से ही लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देना। या फिर ऑप्शन नंबर 2, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र को कोचिंग देना। या फिर ऑप्शन नंबर 3, छात्र को श्रेष्ठ शिक्षा के प्रायोगिक मूल्य सिखाना। या फिर हर शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करते हुए अंतर्निहित प्रतिभा को पोषित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक्टिव है, बच्चे को सीखने के अवसर जो है बच्चे को जो है सीखने के अवसर प्रदान किए जाने, उसको मौके दिए जा रहे हैं, ताकि जो बच्चा है प्रश्न पूछ करके अपनी समझ को विकसित कर सके। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर। स्वायत्त नैतिक विचारक नैतिक व्यवहार द्वारा, एक सेकंड मैं इसको जो टिक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर। स्वायत्त नैतिक विचारक नैतिक व्यवहार द्वारा लाए गए प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वायत्त नैतिक विचारक एक विशिष्ट नैतिक व्यवहार द्वारा महसूस करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वायत्त नैतिक विचार नियम तोड़ने वालों के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। या फिर स्वायत्त नैतिक विचारक व्यवहार के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो ये उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, ये उठाया गया है कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे। उसकी थ्योरी की बात करें तो उन्होंने जो है कोहलबर्ग ने कुछ 3 लेवल दिए हैं। वो लेवल कौन कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और इन्हीं में ही, इन 3 लेवल्स में ही 6 स्टेजेस के बारे में बात की है उसने, मतलब कोहलबर्ग ने। ठीक, तो स्टेजेस फर्स्ट है कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज एंड, या फिर इसे पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं। अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 कौन सी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और स्टेज 4 है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। और जो हमारी स्टेज 5 है, स्टेज 5 है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, और स्टेज 6 है कौन सी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो है स्टेजेस जो मैंने बताई हैं, ये दो स्टेजेस जो है एक लेवल के अंतर्गत है। जैसे मैंने बताया था कि प्री कन्वेंशन लेवल, तो प्री कन्वेंशन लेवल के अंतर्गत कौन सी स्टेज आती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन बात की है कि स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वायत्त नैतिक विचारक नियम तोड़ने वाले के इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
जो खुद के मतलब जो खुद के नैतिक विचारों पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नियम तोड़ने वालों के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो ना कि जो रूल्स पहले से ही चले आ रहे हैं उन पर फोकस करते हैं। ये मान करके चलते हैं कि जो रूल्स हैं उनको ब्रोक किया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है, बशर्ते जो रूल तोड़ने वाले का जो इंटेंशन था, जो इरादा था, वो सही होना चाहिए। ठीक, ये जो है, ये लोग जो है ये मान करके चलते हैं जो रूल्स हैं वो डिवाइन के द्वारा, मतलब रूल्स जो है एक व्यक्ति के द्वारा, एक मानव के द्वारा बनाए गए हैं और उनको जो है तोड़ा जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? प्याजे के अनुसार नैतिक विकास स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से आती है। प्याजे के अनुसार जो नैतिक विकास है, स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से आती है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन देन के माध्यम से आती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, स्वायत्त बच्चों की जो सामाजिक समझ है वो अभिभावकों की मॉडलिंग के माध्यम से आती है। या फिर स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ उनकी शैक्षिक व्यवस्था के में उनके अध्ययन के माध्यम से आती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये स्वायत्त बच्चों की जो सामाजिक समझ है साथियों के साथ संबंधों के आपसी लेन देन के माध्यम से आती है। क्या? आपसी लेन देन के माध्यम से आती है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो नैतिक विकास है वो एक तरीके से जो बच्चे का एक बच्चे का जो नैतिक विकास होता है एक तरीके से सोशल में रहकर, समाज में, सोसाइटी में रह करके होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है कुछ 2 स्टेजेस के बारे में बात की है। जो एक है प्याजे का मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, प्याजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। दूसरी है किसकी? कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। जो कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो प्याजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड थी। बट बात करें तो जो पहले किसने दी थी? पहले दी थी प्याजे ने। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी प्याजे ने सबसे पहले दी थी, उसके बाद उससे इंस्पायर के होकर के जो कोहलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बात की थी। ठीक, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया कि कोहलबर्ग ने जो 3 स्टेजेस में बांटा है, मतलब 3 लेवल में बांटा है और 6 स्टेज को रखा गया है वहाँ पर। बट बात करें यहाँ पर प्याजे की थ्योरी की, प्याजे की थ्योरी में जो है 2 स्टेज के बारे में बात की है। एक है हेटेरोनोमस स्टेज और दूसरी है कौन सी? ऑटोनोमस स्टेज। ऑटोनोमस स्टेज मतलब ऑटोनोमस स्टेज और हेटेरोनोमस स्टेज। हेटेरोनोमस स्टेज में क्या करता है बच्चा? जो दूसरे के द्वारा, मतलब जो दूसरे के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेज की, जो प्याजे के द्वारा दी गई है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में, तो उसमें क्या होता है? बच्चा जो है ऑटोनोमस स्टेज में बच्चा जो है खुद के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं, खुद के द्वारा जो चूज किए गए रूल्स हैं, ठीक, उनको फॉलो करता है। मतलब सेल्फ चूजन रूल्स होते हैं जिन पर बेस्ड वो कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मैंने इसको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक, प्याजे की स्टेज के बारे में बता दिया, प्याजे के जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेज है हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस, उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक, तो और कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में भी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रभावी शिक्षण के मानक है। प्रभावी शिक्षण के मानक है। कौन सा? ये क्वेश्चन हमारा ये संयुक्त उत्पादक गतिविधि, या फिर भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है चुनौतीपूर्ण गतिविधियों और निर्देशात्मक वार्तालाप। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक प्रभावी शिक्षण के मानक है, एक तरीके से स्टैंडर्ड हैं चीज़ें। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 19, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है। निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है क्या? पाठ्यक्रम में भाषा का विकास, या बातचीत के माध्यम से अध्यापन, या फिर जटिल विचारों का अध्यापन, या फिर छात्रों के जीवन से स्कूल को जोड़ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, बातचीत के माध्यम से अध्यापन। जो है बातचीत मतलब वार्तालाप मतलब बातचीत, निर्देशात्मक मतलब निर्देश देना, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या होगा? बातचीत के माध्यम से अध्यापन करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, बातचीत के माध्यम से अध्यापन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छे नेता के क्या गुण हैं? एक अच्छे नेता के क्या गुण हो सकते हैं? लक्ष्य की भावना, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, आकर्षक व्यक्तित्व, या फिर एकल कारण के लिए एक साथ काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में सक्षमता। तो ये सभी इसके गुण होंगे। कौन से? 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 ही होगा।
तो सभी एक अच्छे नेता के गुण क्या हो सकते हैं? वो जो है एक तरीके से अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, अपने लक्ष्य को पाने की हर संभव प्रयास करेगा, और आकर्षक व्यक्तित्व मतलब एक तरीके से अट्रैक्टिव होगा वो, और एकल कारण के लिए एक साथ काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में सक्षम, मतलब लोगों को भी प्रेरित करेगा। ऐसा ही नहीं है वो केवल अपने आप को ही लेकर चलेगा, लोगों को साथ साथ लेकर के चलेगा। टीम एक तरीके से जो उसके पास जो टीम होगी उनके विचारों को भी सुनेगा, और उन विचारों अगर वो उससे अच्छे लगते हैं तो उनको भी वो फॉलो करेगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 21 क्या कहता है? 21 कहता है उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है, उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्ति प्रदान करनी है। टेस्ट प्रिंट या टेस्ट ब्लूप्रिंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा 22 क्या कहता है? एक छात्र त्रिकोणीय आकार को समझने में सक्षम है, तो छात्र के व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वह चित्रों को अलग करने में सक्षम है। ये क्वेश्चन है हमारा। एक छात्र त्रिकोणीय आकार को समझने में सक्षम है, तो छात्र के व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वह चित्रों को अलग करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 2 है वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है, या फिर वह गणित क्लब बोर्ड पर त्रिकोणमितीय आकार को बनाने में सक्षम है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 त्रिकोणमितीय आकार को याद करने में। देखिए याद करने पर तो हमें बच्चे पर जोर ही नहीं देना कि याद करिए, या फिर रोट लर्निंग को प्रमोट हमें नहीं करना है। ठीक, एज ए टीचर चित्रों को अलग करने में सक्षम, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा, वह उसी प्रकार के चित्रों को बनाने में सक्षम है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 23, एक महिला नर्सरी स्तर पर अच्छी शिक्षक होती है क्योंकि एक महिला नर्सरी स्तर पर अच्छी शिक्षक होती है क्योंकि वो ज़्यादा धैर्यपूर्वक बच्चों से व्यवहार कर सकती है, वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है, या ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की इस पेशे में ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके दूसरे पेशे में जाने की संभावना काफ़ी कम होती है। देखिए इसका जो सटीक आंसर है वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? नहीं 2 नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो ज़्यादा धैर्यपूर्वक बच्चों से व्यवहार कर सकती है। देखिए महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर क्यों रेफ़र की जाती हैं? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो एक तरीके से सेंसिटिव तरीके से बच्चे से पेश आती हैं। ठीक, और एक बच्चे को शुरुआती दौर में एक ऐसा ही टीचर चाहिए जो उसकी भावनाओं को समझे, उसको उसी के तरीके से समझाए, और जो है एक तरीके से उसके विकास को उस स्तर तक ले जाए जिस स्तर तक वो जाना चाहता है। ठीक, तो ये क्या है? एक महिला नर्सरी स्तर पर अच्छी शिक्षक होती है क्योंकि वह ज़्यादा धैर्यपूर्वक बच्चों से व्यवहार कर सकती है। मतलब एक तरीके से धैर्यपूर्वक, एक धैर्य होता है, एक पेशेंस होता है उस टीचर में, महिला टीचर में। ठीक, चलिए छोड़िए बात, आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? शिक्षक दिवस पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, या फिर उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसा बर्बाद करने से मना करेंगे, या फिर बदले में उन्हें शुभकामना देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ नहीं करेंगे। हमें जो है ऑप्शन नंबर 1 ही लगाना होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें धन्यवाद देते हैं तो जो अदर स्टूडेंट्स होंगे तो उन पर जो है इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक ना, इन पर जो अलग स्टूडेंट होंगे जिन्होंने उसको वो ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिया है टीचर ने, तो उस चीज़ का जो है एक तरीके से गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, कि वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक पक्षपात वाली बात हो जाएगी। ठीक, उन्हें पैसा बर्बाद करने से मना करेंगे। देखिए एक टीचर क्या बोल सकता है, बट एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि पैसे को जो है जोड़ करके रखिए, बट ऐसा वहाँ पर उस समय उस कंडीशन में उस सिचुएशन में नहीं करना है। ठीक, बदले में उन्हें शुभकामना देंगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ जो है जिससे कि हम जो है वहाँ पर चुप लगाए बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और जिससे कि दूसरे बच्चे पर इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 25, वो क्या है? अपनी कक्षा में कुछ छात्र देरी से आते हैं, आप क्या करेंगे? अपनी कक्षा में, एक सेकेंड,
आपकी कक्षा में कुछ छात्र जो हैं देरी से आते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? उनके माता पिता को इसकी सूचना देंगे, या फिर उन्हें सजा देंगे, या फिर कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। देखिए, हमें ध्यान तो सभी बच्चों पर देना है। उसके माता पिता से पूछने से पहले हम उस बच्चे से ही कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे गलती कहाँ है, मतलब दिक्कत क्या है, तुम क्यों लेट आ रहे हो, क्यों देरी से आ रहे हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। उसका जो है लेट आने की कारण, लेट आने का जो कारण है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 26। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? छात्रों को गृह कार्य देने का क्या फ़ायदा है? देखिए, वे हमेशा घर पर व्यस्त रहेंगे। देखिए, देखिए, हमें जो है बच्चे को हमेशा व्यस्त नहीं रखना है। बच्चे को एक तरीके से लर्निंग विदाउट बर्डन, जो हमारी समिति थी, वो भी कहती है कि वो कहती थी कि बच्चे का जो वज़न है, मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना बच्चा सहन कर सके उस हिसाब से बच्चे का जो बैग में वज़न है वो होना चाहिए। तो बच्चे पर जो है हमें उसे एक तरीके से बोल सकते हैं, उसे व्यस्त नहीं रखना है, उसे कुछ और अदर चीज़ों के लिए भी, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी समय देना है। ठीक, घर पर पढ़ाई करेंगे, हो सकता है वो अपने प्रोग्राम को चेक करें, या हो सकता है उन्हें खुद से पढ़ाई करने की आदत पड़ जाए। देखिए, आदत तो पड़ने वाली है नहीं, बट हो सकता है कुछ लोगों पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े, कुछ लोगों पर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम जो है इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? घर पर पढ़ाई देंगे। एज ए टीचर हम क्या करेंगे? इससे जो है गृह कार्य इसलिए जाता है कि जिससे जो है बच्चा घर पर भी पढ़ाई करे, ना कि अन्य चीज़ों पर ही फोकस करे। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है केवल स्कूल में जा रहा है, केवल स्कूल में ही पढ़ाई करे। गृह कार्य जो होमवर्क है वो इसलिए भी दिया जाता है बच्चे को, ताकि वो अपने घर पर भी थोड़ा समय जो है वो पढ़ाई के लिए दे। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही आंसर होगा। ठीक, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक की सफलता किस में है? शिक्षक की सफलता किस में है? अगर ऑप्शन इसका जो ये शिक्षक की सफलता किस में है? अगर उसका कोई छात्र बड़ी उपलब्धि हासिल करे, उसके व्यक्तित्व के अच्छे गुण, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके जो गुण है वो क्या है। ठीक, उसके पढ़ाने के अच्छे गुण, उससे अच्छे चरित्र, उसके अच्छा जो चरित्र है। ठीक, देखिए, हमें टीचर के चरित्र से कोई मतलब लेना देना नहीं है, उसकी बड़ी उपलब्धि से भी नहीं। बट एक जो शिक्षक का जो मेन गुण होगा, जो सफलता, शिक्षक की सफलता कब है? जब उसकी जो मतलब जो चीज़ वो पढ़ा रहा है, वो चीज़ उस बच्चे की समझ में किस तरीके से आ रही है, कितनी आ रही है, और क्या बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है जिस बच्चे को मतलब जो टीचर के द्वारा समझाई जा रही है। तो वो क्या होगा? उसका जो पढ़ाने का जो गुण होगा, वो किस वे में पढ़ा रहा है, किस लय में पढ़ा रहा है, क्या बच्चे को वो चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो क्या है, उसके जो पढ़ाने का गुण होगा वो शिक्षक की सफलता होगी। तभी जब वो टीचर एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को बच्चे तक पहुंचा पाएगा, तभी तो बच्चे जो सफल होंगे, तभी तो आगे की चीज़ों के लिए प्रेरित होंगे करने के लिए। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उसके पढ़ाने के अच्छे गुण में ही शिक्षक की सफलता छिपी हुई है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जिम्मेदारी का एहसास होना, सच बोलना, सहयोगी होना, आज्ञाकारी होना। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि हमें जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग, आपने सुना होगा, एक होती है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट और एक होता है कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों का समूह एक गोल पर, एक टास्क पर मिलकर के कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो गया? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है वो उसमें क्या होता है, या फिर टीचिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। कोऑपरेटिव टीचिंग ऐसी होती है जिसमें एक पोर्शन दे दिया जाएगा कि आपको ये पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति को या फिर एक टीचर को एक काम करने के लिए सौंप दिया जाएगा कि आपको ये पोर्शन वाला काम जो है वो पूरा करना है। तो इसमें क्या है, छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता वो है कि जिसमें बच्चा जो है सहयोग करके सहयोग करके सीखे, एक दूसरे के साथ मिल करके सीखे। कुछ चीज़ें आप हमें सिखाए, मतलब कुछ चीज़ें दूसरों को सिखाए और कुछ चीज़ें दूसरों से भी सीखे। अपने जो सहपाठी लोग हैं, उसके जो पीयर्स लोग हैं, उसके जो सिबलिंग्स लोग हैं, उसके जो नेबर्स हैं, उस तरीके से बोल सकते हैं कि इन सभी के साथ सहयोग करके बच्चा जो है सीखने की कोशिश करे। ठीक,
चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 29 क्या कहता है, आप क्लास में कोई विषय पढ़ा रहे हैं, कोई छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे। आप जो है क्लास में कोई विषय पढ़ा रहे हैं, कोई छात्र विषय से हटकर के कोई प्रश्न कर रहा है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आप उसे विषय से हटकर प्रश्न करने की अनुमति देंगे, आप उसे विषय से हटकर प्रश्न करने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है, आप इसे अनुशासनहीनता मानेंगे और उसको सजा देंगे। देखिए सजा तो हमें देनी ही नहीं है, चाहे कितनी भी सिचुएशन आ जाए, मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, बच्चे को हमें सजा नहीं देनी है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो। ठीक, अगर अगर ऑप्शन में दिया जा रहा है सजा के बारे में तो उसकी तरफ, तो उस ऑप्शन की तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना है। ठीक, जहाँ पर रोड लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है उस ऑप्शन पर हमें ध्यान नहीं देना है, और जहाँ पर सजा को मतलब सजा को बताया जा रहा है उस पर भी हमें ऑप्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना सीडीपी के मामले में। ठीक, तो या फिर आप प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आप जो है उस प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे। देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक सेकंड, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आंसर होगा। देखिए अगर वो टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर टीचर को मतलब अगर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी समय टीचर को द्वारा उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे देना चाहिए। बट अगर वो टॉपिक से हट करके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जो समाधान है, उस समस्या का जो समाधान है, जो उस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक टीचर कक्षा के बाद दे सकता है। ठीक, मतलब अगर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वो कक्षा के बाद जाकर के बच्चे को आंसर दे सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, अगर वो जानता है। अगर नहीं जानता तो वो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। उचित पुरस्कार देकर के, उचित मार्गदर्शन देकर के, कक्षा में अपने वक्तव्य से, या फिर उदाहरण देकर। देखिए उदाहरण देकर प्रमोट किया जा सकता है, बट यहाँ पर सही हमें सही जो आंसर है वो सही चुनना है, उचित पुरस्कार देकर के। देखिए हमें जो बच्चे को मोटिवेट करना है वो इंटरनली मोटिवेट करना है, ऐसा नहीं कि बाहर की चीज़ों से बच्चा मोटिवेट हो और तभी चीज़ों सीखे। देखिए जब बच्चा इंटरनली मोटिवेट होगा तो वो चीज़ों को जो पुरस्कार होगा हमारा, जैसे यहाँ पर दिया है कि उचित पुरस्कार, हमें देखिए कुछ समय के लिए तो पुरस्कार जो है एक बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, बट एक समय के बाद जो है एक वो ही पुरस्कार बच्चे को इंटरनली मोटिवेट नहीं करेगा, उसको जो है सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चे की इंटरनल मोटिवेशन होगी, जो खुद के जो अंदर से जो प्रेरित होगा बच्चा, उस पर जो है उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एक बच्चे की सीखने पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एक शिक्षक है छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है, वो करेगा उचित मार्गदर्शन देकर। क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर होगा, उचित मार्गदर्शन। देखिए एक टीचर जो है एक छात्रों को मतलब अपने छात्रों को किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है। देखिए पुरस्कार तो एक समय के बाद जो है इसका जो इफेक्ट है वो इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग मतलब घट जाएगा। कितना भी वक्तव्य क्यों ना हो, अगर उसकी बात में दम नहीं है, अगर वो चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है तो उसमें उसका जो कोई रोल नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो उचित मार्गदर्शन करा रहा है तो बच्चा जो है प्रेरित होगा, ठीक, सीखने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 क्या कहता है, पढ़ाई हेतु किंडरगार्टन सिस्टम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ये ऑप्शन नंबर 1 है। एक सेकेंड, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये अंडरलाइन है, ये बॉक्स में बंद कर लेते हैं। पढ़ाई हेतु किंडरगार्टन सिस्टम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो किंडरगार्टन जो प्रणाली थी वो टीपी नून के द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कहता है स्पेंसर के द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन नंबर 4 कहता है मॉन्टेसरी के द्वारा लाई गई थी, या ऑप्शन नंबर 3 कहता है फ्रॉबेल के द्वारा लाई गई थी। ठीक, तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर 3। जो किंडरगार्टन जो सिस्टम था, जो किंडरगार्टन जो प्रणाली थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, ये फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल इनका पूरा नाम है। ठीक, क्या है, फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल इनका जो है पूरा नाम है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक, देखिए किंडरगार्टन की बात करें तो किंडरगार्टन में जो है प्री प्राइमरी की जो क्लासेस हैं वो आती हैं। कौन सी आती हैं, प्री प्राइमरी की जो क्लासेस हैं वो आती हैं, जिनमें शामिल किया जाता है कौन कौन सा, एक तो प्री नर्सरी और नर्सरी, उसके बाद एलकेजी और यूकेजी। ठीक, कौन कौन सी, और एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लोअर किंडरगार्टन, और यूकेजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, अपर किंडरगार्टन। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा
शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों की पढ़ाई में रुचि बनाए रखने हेतु क्या किया जाना चाहिए। चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। 32 का जो ऑप्शन है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए, या विचार विमर्श किया जाना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, या फिर प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ जो है हमें अगर बच्चे को एक्टिव कर करके किसी चीज़ों को सिखा रही हैं, उसके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया है, तो इससे क्या है बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न पूछना चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए। देखिए इसमें जो है डाउट है, इसमें जो है विचार विमर्श किया जाना चाहिए, यही भी सही हो सकता है, फिर ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है, प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए प्रश्न पूछने में भी बच्चा एक्टिव है, कि बच्चा जो है अगर बच्चे को टॉपिक के बारे में समझ है तो वो प्रश्न के बारे में मतलब प्रश्नों का उत्तर देख सकता है। ठीक, चलिए इसको बाद में देख लेंगे कभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षक के स्तर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, शिक्षक का जो लेवल बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है। छात्रों का मूल्यांकन लगातार किया जाए, छात्रों का मूल्यांकन लगातार किया जाए, या फिर शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाए, या फिर पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए, या फिर स्कूलों के लिए अच्छे भवन का निर्माण किया जाए। तो इसमें क्या है, हमें जो है समय समय पर जो है पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि जो शिक्षक का स्तर है वो बढ़ा मतलब शिक्षक का जो स्तर है मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े। ठीक, ऐसा नहीं है जो हमें जो सदियों से जो पाठ्यक्रम चला आ रहा है, जो सदियों से जो करिकुलम चला आ रहा है वही फॉलो करें। देखिए जो पहले बच्चे थे उनका स्टैंडर्ड, उनके लिए जो बोल सकते हैं बेसिक एमिनिटीज़ मतलब जो मूलभूत सुविधाएं थी वो अलग थी, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, उनके लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह हो गई। तो हमें क्या करना है, उनको जो है समय के अकॉर्डिंग मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम में संशोधित करना है, पाठ्यक्रम को बदलना है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, और उनकी एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी जो है उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 34, शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या है, शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, या फिर कक्षा में समयनिष्ठ रहे, या छात्रों की समस्या का समाधान करे, या फिर वह एक अच्छा वक्ता हो। देखिए और इसका जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा छात्रों की समस्या समाधान करे। जब छात्रों की समस्या का समाधान करेगा तभी तो वह शिक्षक कहलाएगा। ठीक, वो छात्रों की समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से टीचिंग को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो एक सही टीचर थोड़ी है, मतलब शिक्षक कहलाएगा बट नाम दाम का। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, इससे शिक्षकों का काम आसान हो जाता है, यह समय गुजारने में मदद करता है, यह आपसी सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। देखिए फिजिकल बैलेंस भी बना रहेगा उससे, खेल से, और आपसी सहयोग जो है मतलब जो बोल सकते हैं एक तरीके से सोशलाइजेशन भी होगा। जब बच्चा अपने सहपाठी ग्रुप में खेलेगा तो उनकी वैल्यूज़ को अडेप्ट करेगा और उनको जो है कुछ ट्रांसफ़र भी करेगा चीज़ें। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर होगा, यह आपसी सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36 क्या कहता है, एक शिक्षक छात्रों के बीच किस प्रकार सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है। क्या एक शिक्षक छात्रों के बीच किस प्रकार सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है। तो महान लोगों के संबंध में बता करके, या फिर अनुशासन सिखा करके, या फिर आदर्श रूप से व्यवहार करना सिखा करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानी सुना करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। देखिए बच्चे को हमें एक्टिव रहने पर जोर देना है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना है, ताकि वो जो है जो समाज में जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से अडेप्ट कर पाए, उनको उनके अकॉर्डिंग अच्छे से चल पाए। ठीक, तो हमें क्या है एक तरीके से आदर्श रूप से व्यवहार करना सिखाना है बच्चे को। ठीक, एज ए टीचर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 37 क्या कहता है, एक आदर्श शिक्षक होते हैं जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाएं। एक सेकेंड, एक आदर्श शिक्षक वो होते हैं जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाएं, जो अपने छात्रों को पढ़ाई में मदद करें, या फिर वे एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शन हो, या फिर अनुशासन बनाए रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर होगा, वो एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, वो एक दार्शनिक की तरह हो, और मार्गदर्शक तो हो ही हो। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर
38 क्या कहता है? 38 कहता है कि छात्र के लिए एक समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र के प्रगति को उनके माता पिता को बताया जा सके या फिर नियमित अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अंतिम परीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है या फिर रिजल्ट से मिले फीडबैक के बाद उपचारात्मक कार्यक्रम आरंभ किया जा सकता है। तो छात्रों के लिए एक समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू इसलिए किया जाना चाहिए ताकि हमें जो रिजल्ट से फीडबैक मिले, हमें जो रिजल्ट मतलब मान के चलिए जब रिजल्ट मिले मतलब बच्चों की परीक्षा कराई और परीक्षा में रिजल्ट जब आया और इससे जो है हमें क्या पता चलेगा कि मतलब हमें पता चलेगा कि जो हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज थी, जो हमारी टीचिंग मेथड्स थी, वो किस हद तक एक तरीके से कामयाब हो पाई हैं। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग जब हमें चीज़ें अगर हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा तो हम उसको और अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। बट हमें अगर लगेगा कि हमारी जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज थी, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है, तो हमें किस तरीके का उपचार करना चाहिए, हमें एक तरीके से किस तरीके से डायग्नोस किया जाए समस्या को, कहाँ पर समस्या आ रही है, बच्चे जो अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, अच्छे से परीक्षाएं दे नहीं पा रहे हैं, अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, रिजल्ट से मिले फीडबैक के बाद उपचारात्मक कार्यक्रम आरंभ किया जा सकता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा 39 क्या कहता है? छात्रों से संबंधित समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय है उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दें, उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की सलाह दें, उन्हें निजी ट्यूशन लेने की सलाह दें, उन्हें निदानकारी शिक्षण की सलाह दें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही बात करता है कि उन्हें निदानकारी शिक्षण की सलाह देना है। छात्रों से संबंधित समस्या का सबसे अच्छा उपाय है कि उनकी समस्या का पता लगाएं, उनकी समस्या का समाधान करें। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सेवा के दौरान शिक्षकों के ट्रेनिंग को और प्रभावी बनाया जा सकता है कैसे? ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, सेवा के दौरान शिक्षकों के ट्रेनिंग को और प्रभावकारी बनाया जा सकता है कैसे? ट्रेनिंग पैकेज का उपयोग करके जो पहले से तैयार किया गया हो, या फिर क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन करके, या फिर सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करके, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है हमारा फॉलो अप प्रक्रियाओं का अभ्यास करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करके। बच्चों में हमें एक तरीके से सहयोग मतलब समाज में रह करके सिखाना है, लोगों के साथ जुड़ना सिखाना है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 41 क्या कहता है? भूख और प्यास की सुरक्षा सभी के डैश उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्या होगा? देखिए हमारे नेचुरल नीड ही तो है ये भूख और प्यास। ठीक, इनके बिगड़ क्या है? चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या है? 42, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स मतलब की सहायता और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो पढ़ाई को आसान बनाने का, छात्रों को कई अन्य प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, या फिर पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने हेतु विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। यह शिक्षक को आराम प्रदान करता है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, जब एक टीचर विजुअल एड्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स को प्रयोग कर रहा है, अपनी गतिविधियों में ला रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई अन्य प्रकार की गतिविधियों जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट आदि करवाता है, तो यह पढ़ाई के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? पढ़ाई को मनोरंजन के माध्यम से सिखाना, ठीक, या फिर भाषा निर्देशित शिक्षण, प्रतियोगिता आधारित पढ़ाई, या फिर पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कार्यों को सिखाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कार्यों को सिखाना। सामाजिक मतलब सोशलाइजेशन भी बच्चे के साथ साथ हो रहा है, जब वो बच्चा ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट में आदि में काम कर रहा है। तो ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 44, किसी भी स्कूल की पत्रिका में विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, किस बात को इंगित करता है? विभिन्न व्यवसायों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करें, स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, या फिर छात्रों को रचनात्मकता प्रदान करने के लिए। ठीक, तो 44 का क्या है? रचनात्मकता प्रदान करना है, क्रिएटिविटी, हमें बच्चे को एक तरह से क्रिएटिव बनाना है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ये यहाँ पर सही आंसर होगा इसका। ठीक, बात कर लेते हैं आगे कौन सा है हमारा 45, पढ़ाई के दौरान शिक्षक छात्रों को एक विषय को
दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसका छात्रों को क्या लाभ मिलता है? जब एक टीचर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ा रहा है तो उसका क्या लाभ मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, छात्रों को एक विषय के साथ दूसरे विषय की भी समझ बनेगी, छात्रों को विषय के बीच का अंतर पता चलेगा, या फिर छात्रों को पढ़ाने की स्वायत्ता होती है, या फिर छात्रों को विषय को और मजबूत करने में और विषयों को मजबूत करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होगा, एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय की भी समझ बढ़ेगी ना बच्चे की, इससे क्या होगा, यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सृजनात्मकता किसके साथ जुड़ी रहती है? किसके साथ जुड़ी रहती है सृजनात्मकता? तो हमारा क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्रिएटिविटी, ये सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, किसके साथ जुड़ी है? इमिटेशन के साथ, अनुकरण के साथ। मतलब अनुकरण मतलब कि नकल करना, इमिटेशन नहीं। अभिसारी सोच मतलब कि एक ही दिशा में सोचना नहीं। मॉडलिंग अलग ही बात कर रहा है। भिन्न सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अलग अलग दिशाओं में सोच करके अलग अलग बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचना क्या है, सृजनात्मकता। ठीक, अलग अलग दिशाओं में सोचे, ना कि केवल एक ही एस्पेक्ट पर सोचे। वो भिन्न भिन्न सोच जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत आएगी, मतलब कि सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगी। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भिन्न सोच, मतलब कि डिफरेंट थिंकिंग। ठीक, इसे हम कन्वर्जेंट भी बोल सकते हैं। नहीं, कन्वर्जेंट तो होगी अभिसारी सोच और डाइवर्जेंट होगी भिन्न सोच। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 47 जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है हमारा, वो किस चीज़ की बात करता है? शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? चीज़ों को अलग अलग करने का गुण, सोचने का तरीका, भावनात्मक सोच विकसित करना, या फिर अवलोकन का गुण विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन का जो गुण है वो सही तरीके से विकसित करना। इसका सही आंसर कौन सा है? अवलोकन का गुण विकसित करना। शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? अवलोकन, मतलब बच्चा जो है ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखे, मतलब ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख पाए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्यावसायिक चिकित्सक और भौतिक चिकित्सक द्वारा चिन्हित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक उच्च प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य फोकस क्षेत्र नहीं है? गठिया, पोषण और अधिक वजन, घुटने का मरम्मत, क्रॉनिक बैक कंडीशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गठिया। ठीक, अगर एक शिक्षक एक प्रभावी कम्युनिकेटर बन जाएगा तो वह अनुदेशात्मक अगर एक शिक्षक एक प्रभावी कम्युनिकेटर बन जाएगा तो वह अनुदेशात्मक सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, वह विद्यार्थियों को सीखने में मदद करता है, वह पढ़ाने के बीच प्रश्न पूछता है, या फिर छात्रों को प्रश्नों या विषय के सही उत्तर पाने में उनकी मदद करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर होगा, वह पढ़ाने के बीच प्रश्न पूछता है। सही आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगर एक शिक्षक एक प्रभावी कम्युनिकेटर बन जाएगा तो वह पढ़ाने के बीच भी प्रश्न पूछेगा। ठीक, मतलब वो जानने की कोशिश करेगा मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, क्या वो चीज़ें समझ आ रही हैं बच्चे को अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, एक अच्छा शिक्षक जो सक्षम है समय पर पाठ्यक्रम को समाप्त करने में, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में, अच्छे परिणाम देने में, या फिर अच्छे नोट्स तैयार करने में। नोट्स वगैरह का क्या है, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में। ठीक, हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एक छात्र किसी शिक्षक की मदद के बिना किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, ऐसे में शिक्षक को क्या चाहिए? उसे अपने सहयोगी से मदद लेने के लिए सलाह दे, उस पर ध्यान दे, उसकी मूर्खता के लिए सजा दे, सजा तो हमें देनी ही नहीं है बिल्कुल भी, उसके व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहित करें। जो बच्चा चीज़ अगर अपने आप खुद से कर रहा है तो उसको जो है बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो गलत भी चीज़ें कर रहा है तो गलत चीज़ों को इस तरीके से बताए बच्चों, एक टीचर एक बच्चे को इस तरीके से बताए कि वो सही डायरेक्शन में चला जाए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, उसे व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहित करें। ठीक, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। यही इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास अभी फ़िलहाल, बट हम आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें जो है और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो केवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
मतलब एक तरीके से बोल सकते आपको जो है DSSB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है CDP बहुत ही हार्ड आती है, मतलब हार्ड नहीं बोल सकते, एक तरीके से बोल सकते कि सबसे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो DSSB की में ही आते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ KVS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, उनको भी हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। यहाँ पर जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक। और दोस्तों, मैंने जो है CDP की सीरीज़ भी पढ़ाई, CDP की सीरीज़ भी हमने चालू की है, जिसमें हम पूरी CDP को कवर कर रहे हैं। और ये जो CDP होने वाली है हमारी KVS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और चाहे CDP किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना आती हो, मैंने जो क्लासेस कराई हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ और अच्छी तरीके से टॉपिक्स उठाए हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले उठा रहा हूँ, और जो टॉपिक बाद में होने वाले हैं उनको हम मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, उनको हम बाद में करेंगे। ठीक। तो वहाँ पर जाकर के मेरे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और एक तरीके से उनका लाभ ले सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने जो है वहाँ पर थ्योरीज भी कराई हैं, जैसे प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, प्याजे का मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जीरोम ब्रूनर, यूरी ब्राउनफेल्ड, इन सभी की थ्योरी को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक। तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, और इसी तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, यही थी हमारे आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।